नमस्कार साथियों, आज हम आपसे लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा के विषय में चर्चा करेंगे। लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा के विषय में चर्चा करने से पहले आपको अपवर्त की अवधारणा को समझना होगा। अपवर्त की अवधारणा के विषय में जानने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि में हम 1 से 100 तक की संख्याओं का एक ग्रिड लेते हैं। इसमें 1 से 100 तक की संख्याओं के ग्रिड में 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं पर हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं जिन पर वृत्त बनाया जा रहा है वे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। ये 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं जिन पर वृत्त बनाया गया है। अब हम 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं पर एक त्रिभुज बनाएंगे। तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं जिन पर त्रिभुज बनाया गया है वे इस प्रकार हैं: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 67, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। ये 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। आइए अब हम 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं पर षट्भुज बनाते हैं। षट्भुज क्या होता है? 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम षट्भुज कहते हैं। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं इस प्रकार हैं जिन पर षट्भुज बनाया जा रहा है: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। ये 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं जिन पर षट्भुज बनाया गया है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2 की गुणज या 2 की अपवर्त कहलाती हैं। वे संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 एंड सो ऑन। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 की गुणज या 3 की अपवर्त कहलाती है। वे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 एंड सो ऑन। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 5 की गुणज या 5 की
अपवत्य कहलाती हैं। वे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड सो ऑन। इन अपवत्यों को देखकर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आइए जानें। नंबर 1, किसी संख्या का प्रत्येक अपवत्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। नंबर 2, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवत्य स्वयं वह संख्या होती है। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवत्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आइए एक बार पुनः हम उन संख्याओं को ध्यान से देखते हैं जिन पर हमने वृत्त व त्रिभुज बनाया था। वे संख्याएं जिन पर वृत्त बनाया था वे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी, और वे संख्याएं जिन पर हमने त्रिभुज बनाया था वे 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी। इस ग्रिड में आपको कुछ संख्याएं ऐसी दिखाई दे रही हैं जिन पर दोनों चिन्ह लगे हैं। वे कौन सी संख्याएं हैं, आइए जानें। वे संख्याएं हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96। वे संख्याएं जिन पर दोनों चिन्ह लगे हैं वे संख्याएं 2 व 3 की समान गुणज या समान अपवत्य कहलाती हैं। 2 व 3 के समान गुणज व समान अपवत्य वे हैं 6, 12, 18, 24, 30, इसी प्रकार। 2 व 3 के समान अपवत्य या समान गुणजों को 2 व 3 का समापवत्य भी कहते हैं। 2 व 3 का सबसे छोटा समापवत्य क्या है? 2 व 3 का सबसे छोटा समापवत्य 6 है। इसे हम लघुत्तम समापवत्य भी कहते हैं। क्या आप 2 व 3 का सबसे बड़ा समापवत्य ज्ञात कर सकते हैं? हम पूर्व में जान चुके हैं किसी संख्या के अपवत्यों की संख्या असीमित होती है, इसलिए हम 2 व 3 का सबसे बड़ा समापवत्य या महत्तम समापवत्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आइए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवत्य उनमें से किसी भी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। यह उनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। लघुत्तम समापवत्य को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवत्य उन संख्याओं के समान गुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है, या वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी विभाज्य हो लघुत्तम समापवत्य कहलाती है। लघुत्तम समापवत्य को आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर 2 समस्याएं प्रदर्शित हो रही हैं। समस्या 1, एक मेले में 2 झूले लगे हैं। उनमें से एक झूला छोटा है जो 3 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करता है तथा दूसरा बड़ा झूला 5 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। तो बताइए, यदि दोनों झूले एक साथ घूमना शुरू करें तो वे पुनः कितने चक्करों
बाद एक साथ मिलेंगे। दूसरी समस्या, यदि छोटा झूला 3 सेकंड में तथा बड़ा झूला 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है तथा दोनों झूले एक साथ घूमना शुरू करें तो वे पुनः कितने समय बाद एक साथ फिर मिलेंगे? आइए जानें। ये है छोटा झूला, ये 3 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। और ये है बड़ा झूला जो 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। दोनों झूले एक साथ शुरू हुए तो देखते हैं पुनः वे कितने चक्करों के बाद एक साथ फिर मिलेंगे। छोटे झूले ने 5 चक्कर लगाए, बड़े झूले ने 3 चक्कर लगाए। छोटा झूला 5 चक्करों के बाद और बड़ा झूला 3 चक्करों के बाद पुनः एक बार फिर मिले जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। अब हम दूसरी समस्या पर चर्चा करते हैं। यह है छोटा झूला जो 3 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। यह है बड़ा झूला जो 5 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। यदि ये दोनों झूले एक साथ चलना शुरू करें तो कितने समय बाद पुनः फिर एक साथ मिलेंगे जहां से इन्होंने चलना शुरू किया था? देखते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि छोटा झूला और बड़ा झूला दोनों 15 सेकंड बाद पुनः एक बार फिर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं 3 व 5 का लघुत्तम समापवत्य 15 होगा। आइए अब एक अन्य उदाहरण के माध्यम से एक बार पुनः लघुत्तम समापवत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यदि कविता हर तीसरे दिन बाजार जाती है व कमल हर चौथे दिन बाजार जाता है, यदि वे दोनों एक साथ बाजार जाना शुरू करें तो कविता व कमल एक साथ बाजार में पहली बार पुनः कब मिलेंगे? इस समस्या को हल करने के लिए हम एक संख्या रेखा का सहारा लेते हैं। हम संख्या रेखा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कविता और कमल यदि एक साथ बाजार जाना शुरू करें तो वे कितने दिन बाद पुनः फिर एक बार फिर मिलेंगे। देखें, ये है कविता और ये है कमल। कविता हर तीसरे दिन बाजार जाती है और कमल हर चौथे दिन बाजार जाता है। तो पहले कविता 3 दिन बाद बाजार गई और कमल 4 दिन बाद। फिर अब कविता 6वें दिन बाजार पहुंची, कमल 8वें दिन। फिर कविता 9वें दिन, कमल 12वें दिन बाजार और कविता भी 12वें दिन बाजार में, दोनों एक साथ मिल गई। इस प्रकार हमने जाना कि कविता और कमल 12वें दिन पुनः एक बार फिर बाजार में मिलेंगी। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने जाना कि 3 व 4 का लघुत्तम समापवत्य 12 होगा। आइए अब हम लघुत्तम समापवत्य का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इस पर चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में लघुत्तम समापवत्य इस प्रकार से आप उपयोग में ले सकते हैं। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में एक से अधिक घटनाओं के एक साथ घटित होने की भविष्यवाणी करने के लिए झालर के बल्ब का एक साथ जलना,
घटित होने वाली घटना का पैटर्न पता करने के लिए, भिन्न की संक्रिया को हल करने के लिए, ऐसी संख्या का पता करना जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो सके। आइए अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। अपवत्त की अवधारणा के बारे में हमने सीखा, समापवत्त के बारे में जाना, लघुत्तम समापवत्त की अवधारणा के विषय में जाना, दैनिक जीवन में लघुत्तम समापवत्त के अनुप्रयोग के विषय में जाना। धन्यवाद।